सो हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन और आज हमारे साथ है मयंक शर्मा, जिनकी आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स 2024 में ऑल इंडिया रैंक 650 आई थी। सो हाय मयंक, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सो मयंक, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी, तो प्रिपरेशन करने के बाद अभी आप एनआईटी वारंगल से आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो, जबकि आपका एडमिशन आईआईटी रोपड़ में हो चुका था। सो क्या रीजन था कि आपने आईआईटी रोपड़ छोड़ के एनआईटी वारंगल में आप एडमिशन लिया आपने? एनआईटी वारंगल आने का तो एक ही रीजन था, मतलब प्लेसमेंट। और ज्यादातर जो बच्चे यहाँ पे आए हैं वो सब प्लेसमेंट के लिए आए हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जिनको टेक में जाना है, डेटा साइंस वगैरह इसके लिए, या फिर जिनको एड टेक में भी जाना है टीचिंग के लिए, तो हाँ, एड टेक के लिए तो आईआईटी एनआईटी का टेक मैटर करता है। बिल्कुल। लेकिन इनिशियली प्लेस्ड होना किसी कंपनी में, अच्छे इंस्टीट्यूट में, वो भी मैटर करता है। तो मतलब एड टेक में भी प्लेसमेंट एनआईटी वारंगल में ही हो रहे हैं। तो मेरा पहला मोटिव तो यही था कि एनआईटी वारंगल का प्लेसमेंट लेना सिर्फ। ओके, प्लेसमेंट लेना। सो अभी मैंने ये देखा है कि आपके कुछ कोलीग्स हैं जो आपके साथ स्टार्टिंग से ही है, और वो आपके साथ सेम इंस्टीट्यूट में, इवन आपका रूममेट भी आपका दोस्त रहा है। सो ऐसा आप तीनों ने क्या किया कि आप तीनों सेम ग्रुप से, सेम कॉलेज से, सेम ही इंस्टीट्यूट में आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो? वो पहले मैं बताना चाहूँ, 3 नहीं, हम 4 है। ओके, 4 है। हम एक ही इंस्टीट्यूट से 4 पास आउट है, और हम 7 दोस्त थे। हम साथ ही इसी कॉलेज में साथ आए हैं। तो मतलब हमारा सबका मोटिव सबका एक ही था, प्लेसमेंट लेना। तो मतलब साथ पढ़ते थे तो प्लेसमेंट लेना ही था, तो सब एक ही जगह पे आए हैं। और बाकी हमारे जो साथ के इस इंस्टीट्यूट में नहीं आए हैं वो अलग अलग एनआईटी या आईआईटी में है। तो हमारा मतलब पूरा ग्रुप था, उसमें सबका सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट में सब पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो मैं कभी बात करते हैं आपकी जर्नी की, क्योंकि अभी हमने बात कर ली जर्नी के बाद की बातें। अभी बात करते हैं शुरुआत से। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. तो शुरुआत बताइए कि आपको आईआईटी जेईई के बारे में कहाँ से पता चला? हाँ, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हमारे जो प्रोफेसर थे, हमें पढ़ाते थे, वो आईआईटी जेईई के थ्रू आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे। ओके। तो उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ आईआईटी एनआईटी में जाने का आईआईटी जेईई एकमात्र तरीका नहीं है। जेईई के अलावा जेईई के थ्रू भी आईआईटी में जाया जा सकता है। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि मतलब फिर ऐसे आएगी दिमाग में कि एमएससी यहाँ से भी कर सकते हैं, आईआईटी से एनआईटी से करने का क्या बेनिफिट है। हाँ, क्या बेनिफिट है? तो फिर सर ने हमें बताया जैसे कि अपन एक तो आईआईटी एनआईटी से पढ़ने के बाद पीएचडी के लिए नेट का एग्जाम होता है। हाँ। तो पहले वो, तो उनमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, एक बच्चों का ऐसा भी होता है कि प्लेसमेंट लेना, तो मतलब जेईई के थ्रू आईआईटी एनआईटी में जाके प्लेसमेंट नहीं होता, जेईई के थ्रू जाके भी प्लेसमेंट लिया जा सकता है। तो ये वही एक ऑप्शन है, वही एक ऑप्शन नहीं है। और फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहे तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना बहुत मैटर करता है। बिल्कुल मैं तो मैं अभी जब आपको जेईई के बारे में पता चला, तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी और कहाँ से स्टार्ट करी? मैंने सबसे पहले फाइनल ईयर में मेरे को पता चला था जेईई के बारे में। बता सकते कौन से मंथ में? मैंने लगभग अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करी थी। ठीक है। तो उस टाइम पे तो मतलब एग्जाम पैटर्न का भी इतना आइडिया नहीं था। कुछ मतलब थ्योरी व्योरी पढ़ी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, एक भी टेस्ट नहीं दिया। ओके। तो 23 का एग्जाम दिया, तो उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं था। उसमें मतलब बस पेपर इजी था उस टाइम का, लेकिन सिर्फ थ्योरी बेस पे तो कोई हो नहीं सकता, चाहे पेपर किससे आगे कितना भी इजी आ जाए। बिल्कुल। तो अक्टूबर में स्टार्ट की, सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हो पाई थी। और एक मिथ था कि थ्योरी पढ़ के भी एग्जाम निकाला जा सकता है, कि क्वेश्चन तो वहां बना ही लेंगे। हाँ, ये स्टूडेंट से सबसे बड़ा मिथ होता है कि थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे पेपर में। लेकिन ये मिथ है भाई, बहुत बड़ी। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्वेश्चन के लिए तैयार होना पड़ता है, कि आप कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप उसको डील कर पाओ। एकदम सही बात है, मैंने भी यही किया था। मतलब जो मैंने अक्टूबर में स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ता था, और ऐसा लगता था क्वेश्चन तो वहीं कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम पे नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैंने वापस से स्टार्ट करी जेईई के लिए। फिर प्रॉपर गाइडेंस लेके, कोचिंग करके, फिर पूरे नोट्स बना के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, टेस्ट देके, फिर वापस से किया। तो आपकी जर्नी में कभी कोई जर्नल बुक रेफर करी है? क्योंकि आप बता रहे हो कि आपके टीचर की गाइडेंस में आपने आप जेईई की प्रिपरेशन करी है। सो आपके टीचर ने कोई आपको बुक रेफरेंस दी हो, या आपने खुद से कोई बुक रेफर करी हो, तो वो अगर करी है तो बताइए स्टूडेंट्स को। नहीं, मैंने कोई बुक रेफर नहीं करी, क्योंकि मेरे को कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की आदत भी नहीं थी, और मैंने कभी बुक से पढ़ा भी नहीं। तो मैं प्रॉपर नोट्स वगैरह से, या कोचिंग मटेरियल बोल सकते हैं, या एग्जाम पैटर्न से ओरिएंटेड जो चीजें थी, मैंने सिर्फ वही करी। स्टैंडर्ड बुक मैंने कभी नहीं लगाई। अच्छा, यानी अभी आप ये बता सकते हो कि
स्टूडेंट्स जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनको बुक से रेफर करनी चाहिए या कोचिंग का मटेरियल? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये पूछते हैं कि भैया बुक बता दीजिए, भैया बुक बता दीजिए, तो आप बता सकते हो? तो वो एक पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है। अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने शुरू से स्टैंडर्ड बुक लगाते आ रहा है, तो उस बच्चे के लिए बुक लगाना कोई बड़ी नहीं है, उसके लिए तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको थ्योरी तो लगभग उसने पढ़ी है बुक की, तो उसको दिक्कत नहीं है। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी बुक नहीं लगाई है, वो मतलब थ्योरी बेस पे काम करता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, तो उसको इस टाइम पे बुक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ। उस टाइम पे सिर्फ 6 महीने का 5-6 महीने का टाइम मिलता है जेम के लिए, तो उस टाइम पे जो कोचिंग वाले हैं वो ओरिएंटेड देते हैं, एकदम एग्जाम पैटर्न के ओरिएंटेड नोट्स लिखवाते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो बस उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर थ्योरी पढ़ने जाएंगे एक बुक से, तो फिर वहीं पे अटके रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करे, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के तो चाहे एंड में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे मिड में हो, लेकिन सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करा है, सो वो स्टूडेंट बुक रेफर कर सकता है। लेकिन अदरवाइज कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करा और फिर सोच रहा है कि मैं बुक पढ़ के दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, नहीं यार। आप फाइनल ईयर में हो तो बुक आपको रेफर नहीं करनी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप बुक रेफर कर सकते हो, डेफिनेटली करनी भी चाहिए उस टाइम, तो क्योंकि उस टाइम आपको कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी पीक पे होती है, तो कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी ग्रोथ मिलती है आपको। सो मयंक भाई, अभी आप बता रहे हो कि आपने टेस्ट सीरीज दी थी, तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है एग्जाम में? टेक्स्ट सीरीज का बहुत ज्यादा रोल रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मतलब पहले मैं थ्योरी पढ़ता रहता था, तो थ्योरी के जरिए तो वो होता नहीं जेम एग्जाम, तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन निकालना शुरू किया। अब क्वेश्चन निकालते निकालते जब टेस्ट देंगे, उसी से पता लगता है कि मतलब कहाँ मेरा पॉइंट है, क्या है। मतलब क्वेश्चन में मैं मतलब एक क्वेश्चन अगर अपन वो डीपीपी वगैरह से निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन कभी होता है कि 5 मिनट में बन जाता है, एक 15 मिनट में, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल वो टेस्ट से पता लगता है कि टाइम मैनेजमेंट कहाँ अपने लूपहोल है, कहाँ पे अपने को काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है। अच्छा मयंक भाई, अभी आप मेरे को ये बताइए कि मोस्टली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि भैया हमारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बन रहे, सो इस चीज को कैसे ओवरकम करें? भाई स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि हमारे अगर 100 का पेपर है तो हमारे 10 नंबर 20 नंबर मार्क्स आ रहे हैं, सो क्योंकि अपन लोग इस से गुजर चुके हैं, इस पड़ाव से। अपने भी स्टार्टिंग में 20 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए, इवन एक नंबर भी आया है, सो उस चीज को अपन लेके गए 60-70 नंबर तक, तो वो आपके मायने में क्या एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? वो क्या होता है कि अगर अपन पहले थ्योरी पढ़ते रहते हैं, तो अपने को ऐसे लगता है कि थ्योरी पढ़ते जाओ, बाद में निकाल लेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ बाद में। पर ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक कंसेप्ट पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि अपने को पता लग जाता है कितना, मतलब आते सबको, याद सब कर लेते हैं कंसेप्ट, पर उनको क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आ पाता। और वो तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ही एकमात्र उपाय है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं एक अच्छी टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन कर पाऊं, तो देखो टेस्ट सीरीज तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आप सिलेबस कब तक कवर कीजिए और सिलेबस के बाद में टेस्ट सीरीज आपको कब देनी चाहिए। देखिए, आपका सिलेबस कवर होना चाहिए अक्टूबर तक, अक्टूबर एंड, यानी कि आप 1 नवंबर से लेकर आगे आपको दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, वो भी सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज। क्योंकि सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपको उस सेक्शन में आपके वीक पॉइंट और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको बताता है कि यहाँ पे आपका लूप होल है और यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ है। उसके बाद में जब आप दिसंबर और जनवरी मंथ में एंटर करो, तो दिसंबर और जनवरी मंथ में आपको क्या करना है, जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, जो आपका पूरा पेपर का पैटर्न एग्जैक्ट सिमिलर हो, एग्जैक्टली वही पैटर्न से आपको पूरा कंप्लीट पेपर एफएलटी आपको अटेम्प्ट करना है पूरे 2 मंथ। और जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं, दिसंबर और जनवरी, वो सबसे प्रीशियस मंथ होते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैंने जो गलती की थी, वो अभी भी मेरे को ये लग रहा है कि काश मैं वो 1 मंथ अपना जो जनवरी का जो मंथ मेरा किसी पर्सनल रीजन के कारण वेस्ट हुआ था, काश वो मेरा वेस्ट ना होता, तो आज शायद मैं भी बेटर रैंक डिजर्व करता। लेकिन आना मेरे को एट द एंड आईआईटी वाराणसी था। ठीक है, सो अभी यही गाइडेंस रहेगी आपके लिए कि आप अभी अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नवंबर दिसंबर में आपको सेक्शन वाइज टेस्ट कंप्लीट करने, और दिसंबर की स्टार्टिंग से लेकर जनवरी और फरवरी जब तक आपका पेपर नहीं होता, तब तक आपको एफएलटी अटेम्प्ट करने हैं। आपको एफएलटी, देखिए हर टेस्ट सीरीज में 15 या 10 टेस्ट मैक्सिमम एफएलटी मिलते हैं। सो ट्राई कीजिए कि आप एफएलटी वीक में एक बार दे दीजिए। उस एक वीक में एक बार दे रहे हो तो उस एफएलटी को रिवाइज कीजिए, उस एफएलटी को एनालिसिस कीजिए, उस एफएलटी से रिगार्डिंग जो आपके लूप होल्स है उनको दोबारा स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कीजिए, और जो स्ट्रेंथ है आपकी उनको तो रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो ये बेसिक गाइडेंस है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। अच्छा मयंक भाई, अभी मेरे को ये बताइए
जब आपको जैम के बारे में पता चला, आपने टेस्ट सीरीज दे दी, आपने सब दे दिया, जब पेपर का दिन आया तो पेपर के दिन में आपकी बार जब जैम 2024 का पेपर सबसे हार्डेस्ट पेपर है मैथमेटिक्स की जैम की हिस्ट्री में, सो इस टाइम स्टूडेंट्स को जो प्रेशर फील हुआ है, नेक्स्ट लेवल का प्रेशर था वो, सो उस चीज को कैसे डील करें जब आप आने वाले जूनियर्स हैं उनको भी अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो वो प्रेशर को कैसे डील कर पाएंगे? तो उस टाइम पे प्रेशर तो मतलब खूब ज्यादा रहता है, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड नहीं हो रहा, तो प्रेशर अपने आप आ जाता है। और उस टाइम पे ऐसा लगता है सिर्फ मेरे से नहीं हो रहा, बाकी सब कर रहे हैं क्वेश्चन। तो ये तो सबसे बड़ा भ्रम होता है। बाकी अगर ये क्वेश्चन, ये जो आपने भी बताया था कि सबसे पहले माइंडसेट यही होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, वो किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। यही ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि इस बार का आपने बताया पेपर सबसे हार्ड था। तो क्या हुआ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड थे, मतलब मैंने शुरू किया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड नहीं हो रहा, तो अपने आप माइंड में आ गया। फिर मेरे एक ऐसा था कि चलो ए सेक्शन का नहीं हो रहा, सेक्शन भी ट्राई करते हैं, तो उसमें गए तो उसमें भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। फिर ऐसा था कि चलो पार्ट सी में चलते हैं, वहां गए तो वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर चलो माइंड में थोड़ा ऐसा हो गया कि चलो जेम तो नहीं हो रहा। उसी टाइम पे माइंड में मेरे तो ये आने लग गया था कि इस बार तो जेम पक्का नहीं हो रहा। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं, मैंने उससे पहले सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा हुआ था। तो मेरे माइंड में तो ये था कोई नहीं, सीयूईटी की प्रिपरेशन करके कोई अच्छी कॉलेज ले लेंगे। पर फिर ऐसे सोचा कि चलो मैंने क्या किया, शुरू के 1 घंटे में सारे लास्ट तक 60 क्वेश्चन देख लिए थे। जो नहीं हो रहे वो छोड़ते गए, जो हो रहे थे वो आधा आधा करके, मतलब जितना हुआ उतना, क्योंकि इस बार का एग्जाम थोड़ा ऐसा था, शुरू हो जा रहे थे क्वेश्चन, बीच में अटक जा रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से मैंने आधे आधे बीच में जगह छोड़ दी, फिर नेक्स्ट पे चला गया ऐसे। तो फिर 1 घंटा ही हुआ था मेरे को, तो 2 घंटे मेरे पास बचे थे। माइंड में तो ये आ गया था नहीं हो रहा, पर सोचा चलो वापस ट्राई करते हैं, जितना हो रहा उतना ठीक है। ऐसा करके माइंड में ये था सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, पर फिर एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट तो जितने क्वेश्चन आधे आधे बने हुए थे उनको ट्राई करके कैसे से पूरा किया, उनको टिक मारा, और फिर सोचा चलो अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जब जैम का रिजल्ट आया और आपको जब काउंसलिंग में एनआईटी वारंगल मिली, इवन आपको आईआईटी रोपड़ भी मिल चुका था, लेकिन आप एनआईटी वारंगल आए, तो आपने बताया प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। सो आपकी जर्नी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा रोल आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं उन्हीं प्रोफेसर को देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे जेम के बारे में बताया। और इवन मतलब जेम के बारे में बताया, उसके बाद मेरे को लास्ट तक उन्हीं की गाइडेंस रही है। अच्छा। उन्होंने मुझे गाइड करते रहे, और बाद में जो हमारे कोचिंग में पढ़ाते थे वो सर भी मतलब पूरे अच्छे से गाइड करते थे। हमारे जो डाउट फैकल्टी लेते थे सर, वो सर मतलब पर्सनली एक एक चीज सोल्व करना, और मतलब नॉट इवन क्वेश्चन की प्रॉब्लम सोल्व करना, मतलब कैसे टाइम प्रेशर हैंडल करे, वो सब एक एक चीज बताते थे। एग्जैक्टली। अच्छा मैं भाई, अभी जैसे मेरा मानना ये है कि अगर आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है, सेम फ्रेंड सर्कल है, सेम उसी माइंडसेट से ओरिएंटेड अगर फ्रेंड सर्कल है, सो उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, हमारे कोई भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आपका भी फ्रेंड सर्कल है, वो सारे कुछ उसमें से आप बता रहे हो 4 तो यहाँ पे एनआईटी वारंगल में ही है, और बाकी आईआईटी में, एनआईटीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में है। सो आपका जो फ्रेंड सर्कल था उसका आपकी लाइफ में क्या रोल रहा, और आप जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे रिगार्डिंग फ्रेंड सर्कल? मैं तो यही गाइडेंस देना चाहूंगा, फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अकेला रह के तैयारी कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि अपने डाउट नहीं सोल्व हो पाते टाइम पे, और अपने को एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर हो जाता है कि सब गिव अप मार देते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पे हैंडल करने के लिए ऐसा फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन डिस्कस कर सके, कोई जो टॉपिक है मुझे समझ नहीं आ रहा तो उनसे मैं बैठ के समझ सकता हूँ। और हमारे फ्रेंड सर्कल अच्छा होने का एक फायदा है कि जितने भी फ्रेंड थे ना, कोई ना कोई सब अच्छे इंस्टीट्यूट में गया है, सब अच्छे इंस्टीट्यूट में। हाँ, अब आपका कनेक्शन है, कोई इस आईआईटी में जानकार, ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी आईआईटी, किसी भी एनआईटी में कोई ना कोई जानकार मिल जाए। हाँ बिल्कुल। सो मैन भाई, एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट अगर आप कोई स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहो तो प्लीज। मैं स्टूडेंट को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे, मतलब जो फाइनल ईयर में या ड्रॉप ईयर है, वो बच्चे बुक फॉलो ना करें, मतलब जिनकी पहले से बुक पढ़ने की आदत नहीं है, वो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और टेस्ट स्किप ना करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डीपीपी भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर टेस्ट नहीं देते तो वो आइडिया नहीं लग पाता कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि डीपीपी में तो एक क्वेश्चन हो सकता है आज नहीं बना, कल सुबह ट्राई कर लेंगे, परसों ट्राई कर लेंगे, बन जाता है। पर उस टाइम पे अब 3 घंटे के टाइम में सारे क्वेश्चन सोल्व करना वो इम्पोर्टेंट है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। और लास्ट टाइम पे बच्चे गिव अप कर देते हैं, और उस टाइम पे मतलब एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है जो आपको संभाल सके। तो ये बहुत जरूरी है। अकेले रह के तैयारी करना ये भी थोड़ा वो होता है, तो सब साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके। बिल्कुल।
इन जनरल मैं कोई मैसेज नहीं देता जब भी कोई गेस्ट या कोई पॉडकास्ट होती है तो, बट आज की इस पॉडकास्ट में मेरे को कुछ ऐसे मैसेज मेरे माइंड में आ रहे हैं जो आपको देने चाहिए। सो जो भी स्टूडेंट IIT जेम के लिए प्रिपेयर करें उन सभी के लिए एक मैसेज है मेरा, एक नहीं कई मैसेज हैं। देखिए मैसेज ये है, सबसे पहले तो आपको सेल्फ बिलीव रखना है, कुछ भी हो जाए आपको सेल्फ बिलीव नहीं छोड़ना। अगर आपको लग रहा है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा जेम मेरे बस की बात नहीं है, नहीं यार, सभी को एक बार लगता है कि जेम मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ बिलीव रखना है। आप जेम के लिए ही बने हुए, ऐसे सोच के चलो। जेम आपके लिए नहीं, आप जेम के लिए बने हो, क्योंकि आपसे ही जेम, ऐसे सोच के चलो। और एक ये कि सबसे बड़ी मिथ होती है कि अगर हम क्वेश्चन नहीं बनेगा हमारा तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। भाई ये कुछ नहीं है, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो किसी से नहीं होगा, ये माइंडसेट लेके चलिए। इसी से आपका स्ट्रेस है वो ओवरकम होगा एग्जाम में, इसी से आप एग्जाम में बूस्ट कर पाओगे, शाइन कर पाओगे। और जो लास्ट के 2 मंथ है उसमें आप जितना हो सके खुद को पॉलिश कीजिए, जितनी हो सके उतनी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, उन्हीं से आपकी जो रैंक है वो बूस्ट होगी। और कई स्टूडेंट्स को मैं ये भी रेफर करना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए हैं, फुल लेंथ नोट्स नहीं है, तो वो हमारे नोट्स रेफर कर सकता है। हमारे नोट्स हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे दे रहे हैं, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा प्रोसीजर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मयंक भाई से कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सारे जो लिंक्स है, रेफरल लिंक्स है, जो भी लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप फिर भी कोई बुक रेफरेंस के लिए बुक रेफर करना चाह रहे हो, सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच मयंक भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, बाय बाय।